हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो T20 के सीज़न ख़त्म हो गए हैं न्यूजीलैंड में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, और दोनों ही कंट्रीज़ में अभी 50 ओवर के फॉर्मेट रिज्यूम होने जा रहे हैं। रिज्यूम इसलिए क्योंकि ये टूर्नामेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, बीच में T20 टूर्नामेंट आ गया और अभी फिर से ये स्टार्ट होने जा रहा है, रीस्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया में भी मार्च कब स्टार्ट होगा, कल से, और न्यूजीलैंड में भी कल से ही टेक्निकली स्टार्ट हो रहा है ये। तो दोनों ही मैचेस के वीडियो आएंगे। ये मैच पहला है तो ये मैच के वीडियो पहले आ रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले मार्च कप का भी एनालिसिस वीडियो अपलोड हो जाएगा। T20 में जो भी नॉलेज आपके पास थे दोनों टीम्स के बारे में, ऑब्वियसली ऑकलैंड चैंपियन हुई है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट सीजन में एलिमिनेटर तक भी नहीं पहुंच पाई है, ये सब तो आपको पता ही होगा। लेकिन वहाँ पे जितने भी नॉलेजेस आपने रखने हैं वो रखे हैं, उतना आपको यहाँ पे काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फॉर्मेट अलग है। यहाँ पे कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं जिनको टाइम अगर मिले, बॉल ज़्यादा मिले, तो वो टिक कर खेल के लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, लेकिन T20 में वो मौका नहीं मिलता। और T20 में कुछ ऐसे बॉलर्स भी होते हैं जो T20 स्पेशलिस्ट होते हैं, जो 4 ओवर के जब उनका स्पेल होता है तो अलग तरीके से बॉलिंग करते हैं, लेकिन उन्हीं बॉलर्स को अगर आप 10 ओवर के खेल में डालो तो शायद उतने सक्सेसफुल नहीं भी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 ओवर के खेल में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं उतना, वो 10 ओवर के खेल में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। तो आई होप आपको तो ये पता ही होगा, आपने दोनों ही फॉर्मेट के मैचेस खेले होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस और रीस्टार्ट करते हैं इस बार की फोर्थ ट्रॉफी का जर्नी भी। अच्छा गया था हमारा सुपर्स मैच के पहले। जनरली लॉन्गर फॉर्मेट्स के हमारे मैचेस अच्छे ही जाते हैं, तो ये भी अच्छा ही जा रहा था। देखते हैं कि T20 के ब्रेक के बाद हम कैसे कम बैक करते हैं। ये मैच होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवर में, जो कि ऑकलैंड का घर है। लास्ट जो आपने न्यूजीलैंड डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच हमने कवर किया था वो था सुपर्स मैच का फाइनल, जो होना था ईडन पार्क में। मैंने बताया था ईडन पार्क में जनरली डोमेस्टिक के मैचेस होते नहीं हैं, इस वाले ग्राउंड पे डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं, ईडन पार्क आउटर ओवर। और ईडन पार्क में नेशनल इंटरनेशनल मैचेस जो होते हैं वो होते हैं। लेकिन अभी वापसी हो रही है ईडन पार्क आउटर ओवर में। वेदर इस बार क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में 2-2 की बराबरी होती हुई आपको दिख जाएगी और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो हमें क्या क्या देखने मिल रहा है। ये पहला मैच है 2020 का, तो ऑलमोस्ट 3 साल पुराना मैच है, 3 साल से ज़्यादा। ऑकलैंड ने यहाँ पे बना था 202 रन, कम स्कोर बनाया था उन्होंने। विल ओडोनेल जो करंट स्क्वाड में आपको देखने को मिल जाएंगे, और राष्ट्र ब्राग के यहाँ परफॉर्मेंस है। बाकी हैम्पटन और जो वाकर के बॉलिंग परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाते हैं। जो वाकर अभी भी अवेलेबल नहीं है। हैम्पटन एक नाम नोटिस करने वालों में से है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने यहाँ पे चेस कर लिया। लीड करने वाले प्लेयरों में से क्लार्क पॉपली नहीं है। हैम्पटन ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया। हैरिसन, इस नाम को नोटिस करना। 90% या उससे भी ज़्यादा जनता ऐसी होगी जो हैरिसन को काउंट नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि इनको T20 में उन्होंने उतना अच्छा रोल आते हुए नहीं देखा था, लेकिन इस फॉर्मेट में हैरिसन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आगे भी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी रॉबर्ट ओडोनेल ने यहाँ पे बैटिंग से नहीं बॉलिंग से विकेट निकाला डेलपोर्ट के साथ, लेकिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने ये मैच जीत लिया। अगला मैच और पहला मैच जो ऑकलैंड पे हो रहा है, ऑकलैंड ने यहाँ पे बनाया था 221 रन। यहाँ पे रॉबर्ट ओडोनेल ने स्कोर करा। बाकी वर्मा, सैंटनर, कॉलिन डी ग्रैंडम, वाकर कोई भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन दूसरी लगातार मैच में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने बॉलिंग अच्छी करी और बैटिंग से उन्होंने आराम से चेस कर लिया, जिसको लीड किया था कार्टर और रवाल ने। दोनों ही नाम को नोटिस करना पड़ेगा आपको। कार्टर ने इस सीजन में T20 में भी इस टीम के अगेंस्ट में रन बनाया था, अगर आपको याद हो तो। एक ही जो बड़ा स्कोर उनका था वो इसी टीम के अगेंस्ट में था, और रावल का स्कोर है। राष्ट्रब्राग अवेलेबल नहीं है, और दोनों ही मैच में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह से डोमिनेट करा। अगला मैच यहाँ पे ऑकलैंड पे ये दूसरा मैच होना जा रहा है। वार्कर, यह इस नाम को भी नोटिस करना है। T20 में उतना अच्छा वो नहीं कर पाए थे। लास्ट जो मैच उन्होंने थोड़ा बहुत रन बनाया भी था, उस मैच के अगले ही मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में इनके परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में। जब हम सुपर्स मैच में ऑकलैंड बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का मैच कवर कर रहे थे, वहाँ पे भी मैंने ये बात बोली थी, और उस मैच में उन्होंने रन भी बनाया था थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने मिल जाएगी। बाकी चैपमैन नहीं है। ओडोनेल ने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रन बनाया था। बॉलरों में से गिब्सन, सैंटनर नहीं है, लेकिन हैम्पटन का एक विकेट। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बैटिंग बहुत बुरी तो मैं नहीं कहूँगा हुई थी। यहाँ पे 40 ओवर में अगर आप 256 का स्कोर बना रहे हो, लेकिन वो पीछे रह गए और उनका विकेट वो नहीं बचा पाए, वो ऑल आउट हुए, जिसको लीड किया था फर्ग्यूसन ने। फर्न्स, अशोक अवेलेबल नहीं है, ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है। सेकेंड लास्ट मैच जो हुआ था हैमिल्टन में, ऑकलैंड की बैटिंग वापस से खराब रही, लेकिन वार्कर का स्कोर आपको देखने मिल जाता है हैरिसन के साथ। लीड करने वाले जो बॉलर्स से वैगनर, कुगलाइन दोनों ही अवेलेबल नहीं है। जो वाकर भी नहीं है, साउदी भी नहीं है, खाली प्रिंगल अवेलेबल है। और विद इंटरनेशनल प्लेयर्स नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कैसा खेलती है और विदाउट इंटरनेशनल प्लेयर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कैसा करती है, ये तो आपने देख ही लिया होगा इस सीजन के सुपर मैच में। जब उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहे हैं, तो कितना ही बुरा हालत रहा है उनका।
वो तो भला हो, फिर भी साइफर्ट अवेलेबल रहते हैं। अगर साइफर्ट को रेगुलरली न्यूजीलैंड टीम में मौका मिलता तो साइफर्ट भी नहीं रहते, तो थोड़ा बहुत जो लाज बचा के रखा हुआ था उन्होंने बैटिंग से, वो भी नहीं बचती। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने हालांकि यहाँ पे चेस तो कर लिया था, वही रवाल और कार्टर के रन्स आपको देखने मिल जाते हैं, लेकिन स्ट्रगल था। फर्न्स के 2 विकेट, अशोक के साथ सोलिया के 1 विकेट यहाँ पे रहे हैं, अशोक अवेलेबल नहीं है। लो स्कोरिंग इनकाउंटर यहाँ पे हुआ। लास्ट मैच और इस सीजन का जो मैच है ये भी वांगरे में हुआ। ऑकलैंड ने यहाँ पे भी बड़ा स्कोर खड़ा किया। फिन एलन ने धमाकेदार स्कोर बनाया जो कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन वार्कर, हैरिसन ये रिपीट होते हुए आपको दिख रहे हैं लगातार 3 मैचेस में। इसके पहले जब वार्कर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के होकर भी खेलते थे तब भी इनके रन बनते थे नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में। फ्लेशर जो पहली बार खेल रहे हैं इस फिक्चर में, पहले कैंटरबरी के होकर खेलते थे, इनके रन हैं। बाकी बॉलरों में से जो वाकर अवेलेबल नहीं है, इनका नाम हमने पहले भी देखा था। कोगेलैंड भी नहीं है। क्रिश्चियन क्लार्क और फिशर के विकेट्स रहे हैं। नॉर्दर्न ने बुरी बल्लेबाजी तो नहीं करी, लेकिन ऑब्वियसली वो चेस नहीं कर पाए। 300 रन के टारगेट को 2 बार नॉर्दर्न को चेस करने भेजा गया, दोनों ही बार वो चेस नहीं कर पाए। कैटने क्लार्क और हैम्पटन के स्कोर से। बाकी हैरिसन ने यहाँ पे विकेट भी निकाला था। डेलपोर्ट, लिस्टर, इनके 1-1 करके विकेट्स। फर्न्स का 2 बार नाम आ चुका है बंचेस में विकेट निकालने के मामले में। सोलिया, अशोक के भी यहाँ पे विकेट्स रहे हैं। तो ये है पूरी कहानी। अगर हम समराइज करें इस फिक्चर को तो बहुत हाई स्कोरिंग फिक्चर ये नहीं दिखा है। 2 बार हमने किसी टीम को 300 के पार पहुंचते हुए देखा है, स्कोर को पहुंचाते हुए देखा है स्कोर को, और वो दोनों ही बार टीम का नाम है ऑकलैंड, और वो दोनों ही बार उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए स्कोर करा है, और दोनों ही बार वो मैच जीते भी हैं। नहीं तो ये फिक्चर लो स्कोरिंग तो मैं नहीं कहूँगा, हालांकि लो स्कोरिंग इनकाउंटर्स भी हुए हैं, लेकिन एवरेज टोटल वाला फिक्चर रहा है। अगर आप यहाँ पे स्कोर्स को फॉलो करोगे तो देखो कैसे आपको मिलेगा। 202 जो कि चेज हुआ 44th ओवर में जाके, बहुत आराम से तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन चलो चेज हो गया ठीक ठाक तरीके से। 221 आराम से यहाँ पे चेज हो गया। लो स्कोरिंग मैच था ऑकलैंड के लिए। यहाँ पर 303 ये हाईएस्ट अभी तक का जो कि चेज नहीं हुआ। 186 फिर से लो स्कोरिंग, इसको भी चेज करने के चक्कर में पसीने छूट गए, 8 विकेट गिर गए। और लास्ट मैच में बना था 307 जो इस फिक्चर में अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है किसी टीम के द्वारा आखिरी 5 मैच को अगर हम काउंट करें तो, जहाँ पे भी चेस नहीं हुआ। कुछ प्लेयर्स के हमने यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंटली नाम देखे हैं। ऑकलैंड की तरफ से वार्कर और रायन हैडिसन ये नाम हमने नोटिस किया है। लास्ट 3 मैच में वार्कर के नाम है। देखो वार्कर यहाँ पे 63, हैडिसन 33 नॉट आउट। उसके पहले आ जाओ वार्कर, हैडिसन फिर से रन है। उसके पहले आ जाओ यहाँ पे भी वार्कर के रन आपको देखने मिल जाएंगे। और यहाँ से कार्टर के हमने 2 बड़े स्कोर्स देखे हैं नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। अगर हम ऑकलैंड वाले मैचेस को फोकस में रखें तो हमें 2 मैच मिलेगा आखिरी 5 में से। ये है पहला मैच जहाँ पे ऑकलैंड ने बना था 221 रन। रॉबर्ट ओडोनेल, नोटिस करना इनके नाम को, मैं आगे समराइज करवा दूंगा। बाकी बॉलरों में से यहाँ पे कोई नहीं थे। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया, लीड करने वाले थे कार्टर और रवाल। और अगला मैच जो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी रॉबर्ट ओडोनेल के स्कोर हैं। वार्कर के तो मैंने दिखाई दिया आपको। बाकी यहाँ पे खाली हैम्पटन अवेलेबल है, बाकी कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है। फिर से यहाँ पे नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट चेस नहीं कर पाई, 300 के बाद स्कोर यहाँ भी आ गया। फर्गुसन, अशोक, सैंटनर, सीटीजी मतलब कॉलिन ग्रैंडम कोई अवेलेबल नहीं है। फर्न्स के 2 विकेट। ठीक है, तो 2 मैच हुए, दोनों ही मैच में नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने चेस करा। एक में वो जीते, एक में वो हारे, और दोनों ही बार जो जीतने वाली टीम रही है काफ़ी बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल करा। तो ये है अभी तक की कहानी इस हेड टू हेड में। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो हमें जो नाम मिलेंगे उनमें से सोलिया का नाम है। सोलिया का काफ़ी अच्छा नाम है, 50 के ऊपर औसत अभी भी चल रहा है। इनके 2 बड़े 100s भी रहे हैं पास्ट में, लेकिन रिसेंट टाइम्स में उतना अच्छा परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इनका नहीं है। और रॉबर्ट ओडोनेल काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, कुछ नाम अपने इनको ऊपर भी देखा है और इस ग्राउंड पे भी देखा है। जो 2 मैच हुए हैं दोनों ही मैच में इनके रन है। और नॉर्थन की तरफ से हैम्पटन का नाम है, थोड़ा कम औसत है जिस हिसाब से वो जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, नॉट आउट रहते हैं, उसके बावजूद भी कम ही औसत आप कह सकते हो, लेकिन है नाम तो है, उस हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं। और बॉलरों में से फर्गुसन का नाम है, बाकी तो दोनों बॉलर्स, दोनों टीमों के जो है बॉलर्स चेंज होते रहते हैं, तो इसीलिए किसी का नाम कंसिस्टेंटली नहीं रहता है। तो ये हो गई बातें जो ग्राउंड से रिलेटेड थी। अभी हम बात करेंगे हेड टू हेड, सब करना हेड टू हेड से रिलेटेड थी। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इस ग्राउंड का जो लास्ट मैच था ऑकलैंड बनाम वेलिंगटन का फोर्थ ट्रॉफी का, वो हमने कवर करा था। मैं फोर्थ ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, वो हमने कवर करा था। वो मैच थोड़ा छोटा हो गया था, लेकिन ओवरऑल भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम हो चुका है इस मैच को, तो आप भूल भी गए होंगे ठीक है क्या होता है यहाँ पे और कौन कौन से प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होते हैं। तो पहला मैच ऑकलैंड बनाम कैंटरबरी के बीच में हुआ था। बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पे ऑकलैंड ने जीत हासिल करा, 365 उन्होंने बनाए। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से रॉबर्ट ओडोनेल है, पेसर्स का अपर हैंड। बाकी बॉलरों में से अशोक, राष्ट्रब्राग आपको नहीं देखने मिलेंगे। सोलिया ने 1 विकेट निकाला था और बहुत बड़े मार्जिन से ऑकलैंड ने यहाँ पे जीत हासिल करा। अगला मैच उसी कैंटरबरी के अगेंस्ट में रहा। फिर से सोलिया का 1 विकेट, लिस्टर का 1 विकेट, वार्कर के रन है और ऑकलैंड ने वापस से जीत हासिल करा। पेसर्स का अपर हैंड दूसरे इनिंग्स में भी।
ऑकलैंड बनाम ओटागो का मैच हुआ, फिर से विशाल स्कोर, वार्कर का स्कोर यहाँ पे भी आपको देखने मिलता है, ऊपर भी आपने हेड टू हेड को नोटिस किया था। पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पे भी था और ओटागो चेज नहीं कर पाई। पिछले सीजन में इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं हुआ था, तो सेकेंड लास्ट सीजन का ये लास्ट मैच था सेंट्रल डिशीज बनाम ऑकलैंड के बीच में, जहाँ पे ओली प्रिंगल जो स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। सेंट्रल ने हालांकि 300 रन बनाए थे, ऑकलैंड ने इसको भी चेस कर लिया। फिर से वार्कर का स्कोर आपको देखने मिल रहा है, तो कई बार वार्कर का नाम इस पिक्चर में आ रहा है, इस पूरे वीडियो के दौरान आ रहा है। हेड टू हेड में भी हमने देखा था, ग्राउंड में भी लास्ट 4 में से 3 मैच में हमने इनका नाम देखा है। पेसर्स का अपर हैंड। इस सीजन में जो एक मैच हुआ था, अगर हम उसको देखें तो वार्कर वहाँ पे नहीं खेले थे, सीरीज के शुरुआत से वो नहीं थे इंजरी के चलते। ऑकलैंड ने विशाल स्कोर खड़ा किया था, 38 ओवर में 295 विशाल स्कोर होता है। सोलिया के स्कोर से रॉबर्ट ओडोनेल और निशम जो कि अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पे भी था। वेलिंगटन ने भी काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी, 35 ओवर्स में 266, लेकिन वो चेज नहीं कर पाए। सोलिया ये नाम कई बार आ भी चुका है और एनीवेज आपकी टीम में ये होने चाहिए। हैरिसन का 1 विकेट और लिस्टर ने यहाँ पे 2 विकेट निकाला था। तो जो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रन तो यहाँ पे बहुत बन रहे हैं, मतलब पानी के भाव में रन बने हैं। लास्ट मैच में भी रन बना था, उसके पहले हमने 300 रन चेज होते हुए देखा है। स्पेशली ऑकलैंड ने तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी ही है, उनके ओपोनेंट्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी है, लेकिन ऑकलैंड का थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहा है, इसलिए वो मोस्टली मैचेस जीते हैं। एक ही मैच था जहाँ पे हमने बैटिंग कोलैप्स होते हुए देखा था, वो था कैंटरबरी का, और दोनों ही बार कैंटरबरी जब खेली है उनके बैटिंग अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन उनके अलावा जो भी टीम यहाँ पे खेल गई है, ओटागो खेल के गई है, सेंट्रल डिशीज खेल के गई है, वेलिंगटन खेल के गई है, उन्होंने तो यहाँ पे भर भर के रन बनाए हैं। कुछ नाम जो यहाँ से हम नोटिस कर पा रहे हैं उनमें से रॉबर्ट ओडोनेल है, सोलिया है, और ऑब्वियसली वार्कर का नाम बहुत आ रहा है। और बॉलरों में से उतना खास किसी का नहीं है, क्योंकि ऑकलैंड के अगेंस्ट में भी हमने रन बनते हुए देखे हैं। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। ऑकलैंड की तरफ से सोलिया और वार्कर ओपनिंग कर सकते हैं। उसके बाद कोल ब्रिक्स, ये विल ओडोनेल शायद नीचे आएंगे रॉबर्ट से, तो ये इन दोनों का वो है। उसके बाद कैम फ्लेचर, हैरिसन, जॉक मैकेंजी खेल सकते हैं। बेन लिस्टर, लुई देलपोर्ट और डन रूफाइन्स बेंच पे हो सकते हैं। निकित पेरेरा। इनमें से जो प्लेयर्स आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, सोलिया, वार्कर, रॉबर्ट ओडोनेल, ये 3 तो हैं ही। और मेरे लिए चौथे ऑप्शन के तौर पे आते हैं हैरिसन। इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और इन्होंने जब भी इनको मौका मिला है इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा है, और इस फॉर्मेट में इनको मौके मिलते भी हैं। तो ये 4 मेरे शॉर्ट लिस्ट में आएंगे। जनता क्या करेगी मैं बता दूं मैं आपको। जनता जो बॉलर्स हैं यहाँ पे, लिस्टर, देलपोर्ट, फंस, इन तीनों को रखेगी। किस हिसाब से रखेगी? स्मैश, सुपर स्मैश में जो हुआ है उस हिसाब से। मैं इन तीनों को रखने के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन आपने देखा कि इनका बहुत बढ़िया कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। फंड्स का थोड़ा बहुत है नाम, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि इनको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, रख सकते हो आप फिर भी सेफ रहने के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा प्रायोरिटी शायद इस फॉर्मेट में इन तीनों का नहीं हो। फंड्स का आप फिर भी कर सकते हो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। इस फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। T20 में तो हम कंसीडर करते ही हैं इनको, लेकिन बाकी दोनों का उतना कुछ खास यहाँ पे नहीं है। कैम फ्लेचर कीपर सेक्शन में आपके लिए होंगे अच्छे ऑप्शन। चेज अगर करें तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, इनके भी अच्छे रिकॉर्ड्स रहते हैं नॉर्दर्न के अगेंस्ट में, और लास्ट हेड टू हेड में भी इन्होंने रन बनाया था मेरे ख्याल से। हाँ, लास्ट हेड टू हेड में इनका रन था, तो देखा जा सकता है। बाकी और मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन है जिनका स्मॉल लीग में ले सकते हो। 4 हमारे कोर पे, इसके अलावा कैम फ्लेचर, लिस्टर और डन रूफाइन्स, जिनको हम एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्दर्न की तरफ से देखो, नॉर्दर्न का बहुत बुरा रहा सुपर स्मैश, तो एक मोमेंटम की ज़रूरत उनको है, तो जीत से ही वो यहाँ पे रीस्टार्ट करना चाहेंगे ऑब्वियसली। रिकॉर्ड्स की बात करें तो जिन प्लेयर्स के रिकॉर्ड है यहाँ पे हैं वो है रवाल, कार्टर, हैम्पटन, और किसी के रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं हैं। लेकिन इन तीनों के अलावा हम जिस प्लेयर को कंसीडर कर सकते हैं हमारे शॉर्ट लिस्ट में 4 प्लेयर्स के, वो है क्रिश्चियन क्लार्क। क्रिश्चियन क्लार्क स्मैश के पहले तक भी जो इस फॉर्मेट में जितना भी उनको मौका मिला था, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने करा था बॉलिंग से। बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं और यहाँ पे उनके ऊपर भरोसा भी ज़्यादा करा जाता है ऑब्वियसली। और कल के मैच में तो ये लीड भी करेंगे पेस अटैक को, आप ये उम्मीद रख सकते हो मैट फिशर के साथ। तो ये डेफिनेटली आपके टीम में होने चाहिए और आपके कोर पे रहने चाहिए। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को आप देख सकते हो, कैटरने क्लार्क, थोड़े बहुत रन इनके हैं। हालांकि ये फॉर्मेट इनके लिए उतना मतलब अच्छा नहीं चलता इनके लिए, क्योंकि ये लंबा इनिंग्स नहीं खेल पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये तेज़ खेलते हैं, जल्दी खेलते हैं और आउट हो जाते हैं। T20 में काम पे तो आ भी जाता है, लेकिन 50 और फॉर्मेट में उतना काम पे नहीं आता है। साइफर्ट उतने नाम नहीं है इनके, लेकिन ये कीपिंग से आपको पॉइंट देंगे और इनका कोई प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते। और अगर आप हाई स्कोरिंग मैच की टीम बना रहे हो तो नॉर्दर्न की तरफ से साइफर्ट को बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी मुझे यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं जिनको आप स्मॉल लीग में ले सको। तो 4 जो हम कोर बनाने में सक्षम रहे जिन प्लेयर्स के साथ, मतलब रवाल, कार्टर, हैम्पटन और क्रिश्चियन क्लार्क, इनके साथ आप कैटरने क्लार्क, साइफर्ट
और शायद बॉलरों में से मैट फिशर जैसे ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हो। बाकी किसी पे भी मुझे वो नहीं है। प्रिंगल का परसेंटेज ज़्यादा होगा, स्मैश में इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा था, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशंस उनके थे, तो उस हिसाब से बाकी मेरा कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ पे स्पिनर्स के लिए कुछ खास हेल्प नहीं है। और मैं उम्मीद नहीं रख रहा कि हर मैच पे वो आके इतने 20-30 करके रन बना जाएंगे। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो प्रिंगल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो इस मैच में शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी हो। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो सोलिया, रॉबर्ट ओटोनेल के परसेंटेज डिसेंट भी होंगे और ये अच्छे ऑप्शंस भी हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छे हैं। वार्कर को शायद कुछ लोग लें कुछ लोग ना लें स्मैश के परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है ग्राउंड में भी, हेड टू हेड में भी, और डेफिनेटली ये कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है। रिस्की ज़रूर होंगे क्योंकि उतना अच्छा फॉर्म ये नहीं दिखा पाए हैं अभी तक, लेकिन रिकॉर्ड सारे इनके सपोर्ट में हैं। उसके बाद धनरूफर्स बॉलिंग से, और लिस्टर का भी वही सीन है, बॉलिंग से इनके नाम थोड़े बहुत होंगे। और हैरिसन जो मुझे नहीं लगता लोग इनकी तरफ देखेंगे, लेकिन मेरे टीम में, मेरे कोर में आपको दिखेंगे, इनके लिए सारे रिकॉर्ड सक्सेसफुल हैं और इस फॉर्मेट में तो ये काफ़ी हैंडी प्लेयर रहे हैं। नॉर्दर्न की तरफ से क्रिश्चियन क्लार्क और हैम्पटन का परसेंटेज आपको ज़्यादा होता हुआ दिखेगा और ये दोनों हमारे टीम में होंगे भी। उसके बाद साइफर्ट कीपर सेक्शन से, साइफर्ट और फ्लेचर दोनों कीपर आपके लिए लेने लायक होंगे। फ्लेचर को चेज में ले लेना, साइफर्ट को एनीवेज आप ले सकते हो, टॉस के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और कार्टर, उसके बाद कार्टर, रवाल, इन दोनों के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और कार्टर का तो एनीवेज अच्छा रहता है। इस सीज़न में जो सुपर स्मैश में उन्होंने 150 बनाया था वो भी ऑकलैंड के अगेंस्ट में बनाया था। रवाल अच्छा स्टार्ट उनका था, लेकिन स्मैश की अगर मैं बात करूँ सुपर स्मैश की, तो एंड उन्होंने अच्छा नहीं किया था। लेकिन हाँ, ये फॉर्मेट में वो डिपेंडेबल हमेशा होते हैं और अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में भी खेलेंगे तो वो एडवांटेज उनको मिल सकता है। बाकी प्रिंगल परसेंटेज इनका ज़्यादा होगा क्योंकि बैटिंग कर सकते हैं, बाकी बॉलिंग से मुझे बहुत उम्मीद नहीं है इनसे। मैंने अभी के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, 4 बैट्समैन लेने का रीज़न आप समझ सकते हो क्या है, और मेरे को थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। दोनों ही टीमों की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही है इस ग्राउंड पे। मतलब नॉर्दर्न का तो अच्छा आप उम्मीद शायद रखोगे भी नहीं क्योंकि उनके मेन बॉलर्स, इंटरनेशनल बॉलर्स अवेलेबल नहीं हैं। ऑकलैंड के भी बॉलिंग उतने अच्छे नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी मैंने सोलिया, हैरिसन और धनरूफर्स को रखा है और लास्ट बॉलर भी हो सकता है मैं ऑकलैंड की तरफ से ले लूँ, लेकिन वही है कि मुझे उम्मीद उतना ज़्यादा नहीं है। रॉबर्ट ओटोनेल, रवाल, कार्टर, वार्कर सभी के कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। रवाल और कार्टर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, वार्कर का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, ग्राउंड में अच्छा है, रॉबर्ट ओटोनेल का भी सेम। और सोलिया हमारे को दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं, इसीलिए हम उनको रखने का वही है। तो बस यही बेसिक स्ट्रक्चर है। थोड़ा बहुत इधर उधर आप चाहो तो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हैरिसन का रिस्क लिया है, रीज़न आप समझ सकते हो क्यों लिया है। जनता क्या करेगी, बॉलर्स मोस्टली ऑकलैंड के कंप्लीट रखेगी, मतलब फर्न्स, लिस्टर और डेलपोर्ट। मैं फर्न्स को रख रहा हूँ, बाकी लिस्टर, डेलपोर्ट में से मैं शायद किसी एक को ले लूँ। मुझे बहुत उम्मीद नहीं है ऑकलैंड की बॉलिंग से इस ग्राउंड पे। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सेफ जाके आप कोई अच्छा कैप्टन चॉइस यहाँ से निकाल सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ से बैटिंग ऑप्शंस ही आपके लिए अच्छे कैप्टनसी के लिए चॉइस बन सकते हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा नाम वार्कर का आ रहा है। हालांकि उनके फॉर्म को लेकर हमें थोड़ा डाउट है, लेकिन अच्छे ऑप्शन है। बाकी रॉबर्ट ओटोनेल, और सेफ जाना है तो यहाँ पे सोलिया अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। हैरिसन के भी कुछ पॉइंट्स की, कंसिस्टेंट पॉइंट्स की आप उम्मीद रख सकते हो, जो मुझे लगता है सेफर आपके लिए ऑप्शन बनेंगे। लेकिन रिस्की ऑप्शंस पे से देखना है या लॉजिकल ऑप्शंस पे देखना है तो बैट्समैन के साथ जाना ही मेरे हिसाब से सही होगा। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।